हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो हम पिछले लेक्चर में जो हमने पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे यूपी RVUNL TG2 का 21 दिसंबर 2022 जो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तो हमने पिछले वीडियो में जो हमने 50 तक जो क्वेश्चन थे उनको हमने कम्प्लीटली सॉल्यूशन कर लिया था। तो अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी नए पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें जो हमारे 51 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये था दोस्तों 50वां नंबर का क्वेश्चन, जिसे हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब अगला जो क्वेश्चन आता है जहाँ से हम आज का इस पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों का संदर्भ ले और सही विकल्प का चयन करना है। जो हमारे पास विकल्प ए है वो है, अपराइट ड्रिलिंग मशीन को मध्यम आकार के वर्क पीस यानी कि कार्यखंड को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमारा सही कथन है। और अपराइट ड्रिलिंग मशीन को पावर फीड व्यवस्था के साथ आपूर्ति की जाती है, तो ये भी हमारा सही कथन है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग जो पावर सर्किट में होता है। जो हमारे पावर सर्किट होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पावर जो सर्किट होते हैं, उसमें जनरली हम किसका उपयोग करते हैं, तो वायर वाउंड रजिस्टर का उपयोग करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम, वायर वाउंड रजिस्टर। तो जो हमारे जनरली हम जो पावर सर्किट में किसका उपयोग करते हैं, तो वायर वाउंड रजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, केबल के लिए ग्रेडिंग द्वारा प्राप्त की जाती है। जब हम केबल पढ़ते हैं तो केबल में हम ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग क्यों करते हैं, तो हम जो ग्रेडिंग करते हैं तो ग्रेडिंग को करने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी जो केबल होती है उसे हम क्या कर सकते हैं कि जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो ग्रेडिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस होता है हमारा, उसे हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस होता है उसे हम क्या करते हैं, जो अलग अलग लेयर्स होती है उसमें क्या कर देते हैं, सब में बराबर बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस होता है उसमें बराबर बराबर हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी जो अंडरग्राउंड केबल जो हमारी केबल होती है उसी केबल को हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि उसी केबल को हम ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई केबल हमारी, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारी कोई केबल पहले 11 kV तक ही ऑपरेट करवा पा रहे थे, लेकिन हमने क्या किया कि उसमें अगर हमने उसमें केबल की ग्रेडिंग कर दी, जब अगर बिना ग्रेडिंग के अगर हम केबल को 11 kV तक ऑपरेट करवा पा रहे थे, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, ग्रेडिंग कर दिया। ग्रेडिंग करने का मतलब है कि उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो था हमारा, उसमें अलग अलग लेयर्स में हमने उसको इक्वली बांट दिया। तो हमारा यही 11 kV केबल जो है, फिर अब हम इसे ना 33 kV तक जो वोल्टेज है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए केबल में ग्रेडिंग की जाती है, ताकि जो है हम उसी केबल को ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे जो ग्रेडिंग होती है, तो हमारे पास जो अंडरग्राउंड केबल होती है इसमें दो तरह की ग्रेडिंग होती है। एक ग्रेडिंग होती है हमारे पास है इंटरशीट ग्रेडिंग। जो पहली ग्रेडिंग होती है वो होती है इंटर शीट ग्रेडिंग, और जो दूसरी होती है हमारे पास कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। तो ये हमारे पास अंडरग्राउंड केबल में दो तरह की ग्रेडिंग होती है। हम कह सकते हैं नॉर्मली केबल में दो तरह की ग्रेडिंग होती है। तो हमारे पास जो बढ़िया ग्रेडिंग जिसे हम मानते हैं, जो बेस्ट ग्रेडिंग होती है, वो कौन सी होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हम क्या अलग अलग जो हमारी परमिटिविटी जो होती है, जैसे हमारी ये परमिटिविटी, अलग अलग परमिटिविटी के मटेरियल का हम यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में। और इंटरशीट ग्रेडिंग होती है, इसमें क्या करते हैं, हम एक ही मटेरियल सेम परमिटिविटी के मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो हमारे जो इन दोनों ग्रेडिंग में से जो बढ़िया ग्रेडिंग मानी जाती है वो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग को माना जाता है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोल रहा है केबल के लिए ग्रेडिंग द्वारा प्राप्त की जाती है। तो हम दो तरह से ग्रेडिंग करते हैं। तो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं,
तो धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीट ग्रेडिंग, जिसका नाम धारिता का मतलब हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, और इंटरशीट तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। स्वच्छ नए लैंप और फिटिंग वाली प्रदीप्ति और कार्यशील स्थिति के अंतर्गत प्रदीप्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये क्या होता है? हमारा मेंटेनेंस फैक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं मेंटेनेंस फैक्टर की। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है मेंटेनेंस फैक्टर की, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है? जनरली इसकी वैल्यू होती है 0.5 से लेकर के 0.8 तक होती है। तो ये इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा बात करते हैं जो ये मेंटेनेंस फैक्टर होता है, यानी कि स्वच्छ नए लैंप और फिटिंग वाली जो प्रदीप्ति और कार्यशील स्थिति के अंतर्गत जो हमारे पास ये आता है, इसका जो रेशो होता है ये क्या होता है? हमारा मेंटेनेंस फैक्टर होता है। लेकिन जब हम इसी फैक्टर को उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसका अपोजिट जो फैक्टर होता है वो कौन सा फैक्टर होता है हमारा? तो इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? डिप्रिसिएशन फैक्टर होता है। यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो ये क्या होता है हमारा? ये मेंटेनेंस फैक्टर का अपोजिट होता है। और मेंटेनेंस फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? तो 0.5 से लेकर के 0.8 तक हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। अब हमसे यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर की बात करते हैं। तो ये जो रिडक्शन फैक्टर होता है ये क्या होता है? जो हमको परिवर्तन गुणांक जिसे हम रिडक्शन फैक्टर कहते हैं, तो ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास रिडक्शन फैक्टर जिसे हम RF कह सकते हैं। तो RF बराबर क्या होता है हमारे पास? ये होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास मीन हेमीस्फेयर कैंडल पावर। तो ये हमारे पास रिडक्शन फैक्टर होता है। उसके अलावा एक होता है हमारे पास स्पेस टू हाइट रेशो, जो यहाँ पे है हमारे पास, ये है स्पेस टू हाइट रेशो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो स्पेस टू हाइट रेशो जो होता है ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है दो लैंप के बीच में, यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया जो क्षैतिज दूरी होती है हमारी दो लैंपों के बीच में, और जो लैंप को जिस हाइट पे लगाया जाता है उसका रेशो क्या होता है हमारे पास? स्पेस टू हाइट रेशो होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दो लैंप के बीच की क्षैतिज दूरी डिवाइडेड बाय ये होता है हमारे पास माउंटिंग हाइट, यानी कि जिस हाइट पे लैंप को लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप, यानी कि जिस हाइट पे हम लैंप को लगाते हैं ये हमारी माउंटिंग हाइट होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, जो स्पेस टू हाइट रेशो होता है, इसकी जो जनरली वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 1 से लेकर के 2 तक हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, यानी कि 1 से बड़ी इसकी वैल्यू होती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर और दिया गया है रिफ्लेक्शन फैक्टर। जो रिफ्लेक्शन फैक्टर की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे अपॉन इंसिडेंस रे। क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पे बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे डिवाइडेड बाय इंसिडेंस रे। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 से कम होती है। तो मैंने आपको चारों फैक्टर बता दिए जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए थे, चारों फैक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिलाक्षणिकता लैप वाइंडिंग के लिए सही नहीं है? यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से लैप वाइंडिंग के लिए हमें सही नहीं यानी कि गलत बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा कम्यूटेटर पिच प्रोग्रेसिव पिच के लिए +1 और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए -1 होता है। तो ये हमारा सही है, यानी कि प्रोग्रेसिव के लिए +1 होता है और रेट्रोग्रेसिव के लिए क्या होता है? -1 होता है। ये हमारा सही है। बैक पिच फ्रंट पिच के बराबर होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस कैसे कि जो हम जब बात करते हैं लैप वाइंडिंग की, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है हमारा कि जो बैक पिच और फ्रंट पिच होता है, जो हम जो लिखते हैं, जो हमारा फ्रंट पिच और जो क्या होता है हमारा जो बैक पिच होता है, ये किसके बराबर होता है? तो ये हमारा फ्रंट पिच के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? फ्रंट पिच के बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि बैक पिच और फ्रंट पिच आपस में बराबर होते हैं? नहीं, तो ये बैक पिच और फ्रंट पिच जो होते हैं ये दोनों के बराबर होता है। उसके अलावा और जो अगला जो
ऑप्शन है औसत एवरेज पिच होता है जो फ्रंट पिच प्लस बैक पिच का सम होता है, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बटा 2 होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन 4 है बैक पिच और फ्रंट पिच अलग अलग होनी चाहिए, तो ये भी हमारा दोनों अलग अलग ही होती है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। बैक पिच और फ्रंट पिच के मान बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों के मान क्या होते हैं, विषम होते हैं, साथ में क्या होते हैं, विषम होते हैं। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक प्रतिरोध में 4 बैंड कलर कोडिंग थी हुई है हमें, जिसमें हरा, नारंगी, पीला और सिल्वर है। इसमें हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो इसमें प्रतिरोध की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा आपने पढ़ा होगा, इसमें हम कैसे निकालते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होती है कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये इसको निकालने की ट्रिक होती है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पहला कलर जो है हमारे पास क्या है, हरा कलर है, तो ग्रीन। तो ग्रीन के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ग्रीन यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो एक ग्रीन, सबसे पहले हरा कलर दिया हुआ है, तो हरा कलर के लिए कोडिंग क्या हो जाएगी, तो हरा कलर के लिए हो जाएगी कोडिंग 5। उसके बाद मैं पहले आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला बता दूं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो AB×10⁻⁶ प्लस माइनस टॉलरेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे कलर कोडिंग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए पे क्या दिया हुआ है, हरा दिया हुआ है, हरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर बी पे क्या दिया हुआ है, नारंगी दिया हुआ है, जो नारंगी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 दी हुई है, तो नारंगी की वैल्यू ओ ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, जो कि 3 नंबर पे लिखा हुआ है, इनटू 10⁻⁶ सी का मतलब हमारे पास कौन सा कलर आ जाएगा, पीला। तो यहाँ पे येलो की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। और प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है, सिल्वर। तो सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है, जो हमारी सोना होता है, सोने के लिए 5% होती है, सिल्वर के लिए 10% होती है, और जो कलरलेस होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता उसके लिए 20% होती है। तो हमें सिल्वर दिया होता है, इसके लिए कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो में से 1 जीरो इधर लगा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 530। और यहाँ पे 10⁻³ को क्या बोल सकते हैं हम, किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो ये हमारा इस प्रकार रजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, लैंप द्वारा उत्सर्जित ज्योति अभिवाह, जिसे हम ल्यूमिनियस फ्लक्स कहते हैं, और लैंप द्वारा खपत की गई जो शक्ति का अनुपात होता है वो क्या होता है। तो ये हमारा नॉर्मली क्या होता है कि जो ल्यूमिनियस फ्लक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, जिसकी ल्यूमिनियस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन। और जो पावर जो खपत की गई है किस में होती है, वाट में होती है। जो पावर जो हम खपत करते हैं किस में होती है, वाट में होती है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, ल्यूमेन पर वाट। तो ये क्या होता है, हमारा ल्यूमिनियस एफिशिएंसी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम इल्यूमिनेशन की बात करते हैं, तो ये जो हम बात करते हैं अगर इल्यूमिनेशन की, जो इल्यूमिनेशन जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारा 5/A होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और या फिर हम इसी क्या कहते हैं, या इसे हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लक्स भी कहते हैं। तो आपको साथ में ये इल्यूमिनेशन की परिभाषा ही बहुत सी बार इसकी मात्रक जो है वो भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, जब कॉपर स्ट्रिप को भू संपर्कित तार के रूप में उपयोग किया जाता है, तब कॉपर स्ट्रिप का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं हम यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप की, तो कॉपर स्ट्रिप के लिए हमारा जो न्यूनतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है ये कितना होता है हमारा 25 mm इंटू 1.6 mm। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपर, जो हमारी कॉपर स्ट्रिप की जो अर्थिंग होती है, यानी स्ट्रिप अर्थिंग की बात करते हैं, तो इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो ये जो स्ट्रिप होती है इसका उपयोग एक तो हम ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, जो हमारी जो ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। या फिर हमारे जो चट्टानी क्षेत्र होते हैं, जो हमारे चट्टानी, ये हो जाएगा चट्टानी क्षेत्र, जिसे हम कह सकते हैं जो रोकी फील्ड होते हैं हमारे, जो जहाँ पे चट्टानें ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। और इस अर्थिंग को कम से कम हमें कितनी 5 मीटर तक गहराई में लगाना चाहिए। कितने मीटर तक, 5 मीटर तक हमें इसमें गहराई में
जो लगाना चाहिए। तो ये आप ये चीज़ सारी चीज़ भी आपको याद रखनी है कि एक तो इसका उपयोग कहाँ होता है, ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, एक चट्टानी क्षेत्रों में करते हैं, और कितनी गहराई में लगाना चाहिए, तो 5 मीटर गहरा इसके लिए गड्ढा खोदना चाहिए, 5 मीटर तक की गहराई में हमें इसको यूज़ करना चाहिए। और इसमें जो स्ट्रिप यूज़ करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 25 mm इंटू 1.6 mm इसका क्षेत्रफल होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, MF कहते हैं, को कैसे मापा जाता है। तो MMF बराबर क्या होता है हमारा, N इंटू आई होता है, यानी कि इसे क्या, N की यूनिट क्या होती है, टर्न, ये क्या होता है, N क्या होता है हमारा टर्न होते हैं, और आई क्या होती है हमारे पास करंट होती है। और करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू टर्न। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 1 एम्पियर टर्न बराबर कितने गिलबर्ट होते हैं, तो ये होता है हमारे पास 1.26 गिलबर्ट। क्या होते हैं, गिलबर्ट। ये हमारे पास क्या होते हैं, गिलबर्ट होते हैं, कितने, 1.26 गिलबर्ट होते हैं 1 एम्पियर टर्न में। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय प्रेरणन का कौन सा नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो न्यूटन के गति के नियम के तीसरे नियम का पालन कौन सा नियम करता है। तो ऑप्शन है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी है लेंज का नियम, और ऑप्शन डी है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फेराडे का जो नियम होता है, जो फेराडे का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी हम चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या फिर जब भी हम किसी चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जब वो चालक के द्वारा उस मैग्नेटिक फील्ड को काटा जाता है तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। या फिर जब कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी चालक को काटता है तो भी उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो उसे हम किससे लिखते हैं, तो ई बराबर क्या लिखते हैं हम, एन डी फाई बाई डी टी। ये हमारे पास फेराडे का पहला नियम होता है। और फेराडे का दूसरा नियम क्या होता है कि जिसे दूसरे नियम जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि जिस कारण से ये जो क्वांटिटी जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसको उत्पन्न होने का विरोध करती है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, माइनस का एन, यानी कि इसे हम कैसे लिखते हैं, लेंज का नियम जो होता है ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे जो माइनस जो आता है, ये माइनस किसे दर्शाता है, लेंज के नियम को दर्शाता है, यानी कि जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसका ही विरोध करता है। यानी कि जो इसके साथ में जो और हमारा न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है कि हर क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया होगी। उसी प्रकार हमारे पास लेंज का नियम भी क्या करता है, जिस क्रिया के कारण ये उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करता है, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा लेंज का नियम हो जाएगा कि हर क्रिया के विपरीत मतलब ये लेंज का नियम क्या हो जाएगा हमारा कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं जो लेंज का नियम है ये हमारा किस पे बेस्ड होता है, तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। यानी कि ये हमारा बेस्ड होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि एनर्जी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है डीसी मशीनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो डीसी मशीन होती है उसमें कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य कथन बताना है, सही बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन ए आता है, बिना किसी संरचनात्मक परिवर्तन के डीसी जनरेटर का उपयोग डीसी मोटर के रूप में किया जा सकता है और इसके विपरीत भी संभव है। यानी कि जो हमने जो एक बार डीसी मशीन को बना दिया तो उसी मशीन को हम एज ए जनरेटर भी उपयोग करते हैं और एज ए मोटर भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी पढ़ लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। तो पहला तो हमारा सही हो गया, अब ऑप्शन बी पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी है कि बिना किसी संरचनात्मक परिवर्तन के डीसी मोटर का उपयोग डीसी जनरेटर के रूप में नहीं किया जा सकता। न ये कह रहा है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना सा क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फ़र्क इतना सा होता है कि मान लिया हमने कोई भी एक मोटर बनाई,
तो क्या होता है कि जनरेटर में, ये जनरेटर होगा तो हमें करंट बाहर दे देगा और मोटर होगी तो इसमें हम करंट अंदर ले लेंगे, बस इतना सा फ़र्क होता है, बाकी इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, जो कि हमें क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर के रूप में नहीं, जो मोटर जो हमने बना दी उसका एज ए जनरेटर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि बिना किसी संरचनात्मक परिवर्तन के डीसी जनरेटर का उपयोग डीसी मोटर के रूप में नहीं किया जा सकता, ये भी हमारा गलत है, हम कर सकते हैं, और ये कह रहा है नहीं कर सकते हैं। बिना किसी ऑप्शन डी है कि बिना किसी संरचनात्मक परिवर्तन के न तो डीसी जनरेटर का उपयोग डीसी मोटर के रूप में किया जा सकता है और ना ही डीसी मोटर का उपयोग डीसी जनरेटर के रूप में किया जा सकता है। यानी कि ये ना तो हम डीसी जनरेटर को एज ए डीसी मोटर चला सकते हैं और डीसी मोटर को एज ए डीसी जनरेटर नहीं चला सकते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो हमें सही बताना था, सही तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि हम जो डीसी जनरेटर को एज ए डीसी मोटर भी चला सकते हैं और डीसी मोटर को एज ए डीसी जनरेटर भी चला सकते हैं बिना किसी संरचना में परिवर्तन किए बिना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए फिटिंग की ऊंचाई के संबंध में उस कथन का चयन कीजिए सत्य नहीं है। यानी कि हमें गलत बताना है। क्या बताना है? गलत बताना है। तो ऑप्शन है मीटर की हाइट फर्श, जो हमारा मीटर होता है, मीटर की ऊंचाई फर्श से 1.75 मीटर ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑप्शन बी है फर्श से पंखे की ऊंचाई 2.75 मीटर और छत से न्यूनतम दूरी 0.30 यानी कि 30 मीटर होनी चाहिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये भी होना चाहिए। उसके अलावा अगले जो ऑप्शन है हमारा, जो पावर प्लग अकेले यानी कि स्विच के बिना फर्श से 2.5 मीटर ऊपर होना चाहिए और गीज़र या एयर कंडीशनर के लिए स्विच 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, तो ये भी हमारा होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि लाइट प्लग, पावर प्लग, टेलीफोन सॉकेट, इंटरकॉम सॉकेट, टीवी सॉकेट फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? कि जो हमारा मीटर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? लगभग 1.5 से लेकर के, तो 1.5 से लेकर कितनी होती है हमारी? ये 1.75 मीटर तक होती है। तो ये हमारा जो पावर प्लग और ये होते हैं, ये हमारे जो पावर प्लग होते हैं, तो पावर प्लग जो होता है ये हमारा, इसे हम मात्र 0.5 मीटर की हाइट पर लगाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और हमें गलत पूछा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, उन विद्युतीय खंभों के संबंध में निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, साथ ही सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न को टेक देने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। टेक देने का मतलब है यहाँ पे हमारा सपोर्ट के लिए, और हमें किसकी बात करनी है? विद्युत खंभों के संबंध में बात करनी, जो हमारे इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं, जो लाइट के जो पोल होते हैं, उनके संबंध में बताना है कि उन्हें सपोर्ट देने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है विज्ञापन बोर्ड, क्या ऑप्शन जो कथन बी है वो टीवी केबल, और ऑप्शन सी है हमारा डाटा केबल। तो ना ही तो हम विज्ञापन बोर्ड में जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं इसका उपयोग करते हैं, ना ही हम टीवी केबल में इलेक्ट्रिक पोल का उपयोग करते हैं, और ना ही डेटा केबल के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोल का उपयोग करते हैं, यानी कि विद्युत खंभों का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों में से हम कहीं पर भी विद्युत खंभों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हमारा तीनों ही क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हमारे, यानी कि तीनों ही गलत हो जाएंगे, तीनों ही असत्य हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग BH वक्रों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो हमारे पास जो BH वक्र होता है इसको मापने के लिए हम दो मेथड होता है। एक तो होता है हमारे पास फ्लक्स मीटर, और दूसरा होता है हमारे पास बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर। दूसरा क्या होता है हमारे पास? बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो हमारे पास जो BH वक्र होता है उसे निर्धारित करने के लिए दो मेथड का यूज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास फ्लक्स मीटर और एक होता है बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में जो है फ्लक्स मीटर दिया हुआ है, तो हम किसका यूज़ कर लेंगे? फ्लक्स मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की सही अभिलाक्षणिक यानी कि सही अभिलाक्षणिकता बतानी, यानी कि सही कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। किसके बारे में बतानी है हमें? किसके कंपेयर किससे करना है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से करना है, यानी कि
वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर से करना है। और किसके बारे में करना है, तो स्क्वायरल केज के बारे में करना है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। तो जो हमारा स्क्वायरल केज होती है, ये निर्माण इसका जटिल होता है और बार बार अनुरक्षण की आवश्यकता होती है नहीं। इस जो हमारी जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, इसकी जो निर्माण होता है वो हमारा जटिल नहीं, सिंपल होता है। उसके अलावा जो रोटर प्रतिरोध के लिए रोटर प्रतिरोध विधि द्वारा गति नियंत्रण संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो रोटर में जो प्रतिरोध लगाते हैं वो हम किस में लगाते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में लगाते हैं, ना कि स्क्वायरल केज में लगाते हैं। तो हमारा जो सही अभिलाक्षणिक हो जाएगा वो तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि हम रोटर प्रतिरोध विधि द्वारा गति नियंत्रण नहीं कर सकते, यानी कि ये सही कह रहा है कि जो हम स्क्वायरल केज होता है इसमें रोटर में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उससे उसकी गति को नियंत्रित कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायरल केज में हम रोटर में रेजिस्टेंस का यानी कि प्रतिरोध का उपयोग ही नहीं करते हैं। प्रतिरोध का उपयोग जो करते हैं रोटर में तो वो हम स्लिप रिंग में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है इसके बारे में कुछ और बातें बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक तो होता है हमारा क्या हो जाएगा, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है इसमें क्या हो जाएगा, एक हमारा स्मूथ स्पीड हो जाएगी, इसकी स्मूथ क्या हो जाएगी, हमारे पास स्पीड हो जाएगी, यानी कि उसके अलावा एक जो इसमें क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो दक्षता की बात करते हैं, इसकी जो दक्षता होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें जो नॉइज़ होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। इसमें जो लॉसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, कम होता है, बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसी कारण से इन सभी एडवांटेजेस की वजह से जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो भी हम किसका यूज़ करते हैं, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही ज़्यादातर एप्लीकेशन में हम यूज़ भी करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ तो हम बहुत ही कम एप्लीकेशन, बहुत ही कम जगह पे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो स्क्वायरल केज ही करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन से सेल प्राथमिक सेल नहीं है, यानी कि प्राइमरी सेल नहीं है। यानी कि प्राइमरी कौन सा नहीं है, तो वोल्टाइक सेल, लिथियम आयन सेल, मरकरी सेल और लेकलांचे सेल। तो यहाँ पे हमारा वोल्टाइक, मरकरी और लेकलांचे ये तीनों ही हमारे कौन से हो जाएंगे, प्राइमरी सेल हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो लिथियम आयन सेल है, जो लिथियम आयन है, ये हमारा कौन सा सेल हो जाएगा, सेकेंडरी सेल हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक सेल हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा जो लिथियम आयन, अब ये द्वितीयक सेल होने के कारण ये क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, यानी कि इसे हम बार बार ये चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होने के बाद वापस से हम इसे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा रिचार्जेबल होता है। और जो हमारे जो प्राथमिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं कि उन सेल अगर वो सेल हमारे एक बार चार्ज करने के बाद अगर वो डिस्चार्ज हो गए तो वो हमारे फिर उन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि फिर वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि जो लिथियम आयन सेल होता है, एक तो ये हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा ये हो गया रिचार्जेबल हो गया लिथियम आयन सेल। उसके अलावा जो इसका जो क्या होता है हमारा, ये किस कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आता है। सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आता है। और जो द्वितीयक सेल होते हैं इनकी जो लाइफ होती है वो भी ज़्यादा होती है, यानी कि इनकी जो लाइफ होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके अलावा इनमें क्या होता है, जो इनकी जो करंट होती है, इनमें जो करंट होती है वो भी क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है। वोल्टेज जो होता है द्वितीयक सेल का वोल्टेज वो भी क्या होता है, जो प्राथमिक की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये क्या होता है, जो हमारे पास जो द्वितीयक सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, ये हमें जो आउटपुट है वो क्या करते हैं, तुरंत आउटपुट देते हैं। नहीं, जो सेकेंडरी ये हमें तुरंत आउटपुट नहीं देते, तुरंत आउटपुट हमें कौन से देते हैं, प्राथमिक देते हैं। ये आउटपुट हमें क्या करते हैं, कुछ देर बाद देते हैं, कुछ देर बाद देते हैं। ये हमें तुरंत आउटपुट नहीं देते, तुरंत आउटपुट हमें कौन देते हैं, प्राथमिक सेल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो लिथियम आयन सेल है ये हमारे पास द्वितीयक सेल हो जाएगा, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है, करंट भी ज़्यादा होती है, वोल्टेज भी ज़्यादा होती है, और ये रिचार्जेबल भी होते हैं, लेकिन आउटपुट कुछ देर बाद देते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, यंत्रों में जो गुरुत्व नियंत्रण जिसे हम ग्रेविटी कंट्रोल कहते हैं, तो ग्रेविटी कंट्रोल का क्या लाभ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटी कंट्रोल है उसका क्या लाभ है, तो ऑप्शन ए हमारे पास हल्के भार वाले यंत्र होते हैं
नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है इसमें क्या होता है, दो भार लटके होते हैं, एक होता है हमारा बैलेंस वेट और एक होता है कंट्रोलिंग वेट। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें दो भार लगा देते हैं, इसी कारण इसका जो वजन है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है, तो इसे हम किसी भी स्थिति में नहीं रख सकते, इसे हमें हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो स्थिति होती है उसी में रखा जाता है। इसे हम क्षैतिज स्थिति में नहीं रख सकते हैं। इसमें अत्यधिक सुग्राहिता होती है। सुग्राहिता मतलब होता है सेंसिटिविटी। इसकी जो सेंसिटिविटी, जो सुग्राहिता, जो सेंसिटिविटी थी वो भी क्या होती है, कम होती है। जो ज़्यादा होती है वो किसकी होती है, स्प्रिंग कंट्रोल जो मेथड होता है, जिसे हम कमानी नियंत्रण जो मेथड होता है उसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यह श्रांति फेटिग्यू से मुक्त होता है, तो हाँ ये हमारा सही हो जाएगा कि यह श्रांति जो फेटिग्यू होता है इससे मुक्त होता है। और जो हमारा जो ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास WL साइन थीटा। तो ये इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है। और जो ग्रेविटी कंट्रोल जो मेथड होता है, इसका जो स्केल होता है ग्रेविटी कंट्रोल का, इसका जो स्केल होता है वो कैसा होता है, नॉन लीनियर इसका स्केल होता है, नॉन लीनियर इसका स्केल होता है। और एक हमारे पास होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होता है उसका क्या होता है, लीनियर स्केल होता है। और जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड होता है इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, यानी कि उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका जो उपयोग किया जाता है तो ये हम कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में करते हैं, जो कि हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ये जो हमें डायग्राम बताया गया है, यानी कि सब सर्किट, लिंक स्विच, कटआउट, उपरोक्त वायरिंग आरेख में किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली दर्शाई गई है। तो आप यहाँ से देखिए, ये फेज़ हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से एक ब्रांच निकाल दी, फिर हमने यहाँ से दूसरी ब्रांच निकाल दी, फिर यहाँ से हमने तीसरी ब्रांच निकाल दी। यानी कि हमने कुछ इस प्रकार, ये हमारे पास क्या है कि कुछ इस प्रकार हमारे पास सर्किट है कि हमने पहले यहाँ से एक ब्रांच निकाल दी, फिर यहाँ से एक निकाल दी, फिर यहाँ से दूसरी निकाल दी, फिर यहाँ से चौथी निकाल दी। ऐसे हमने क्या किया, एक एक ब्रांच निकाल रखी है। तो ये हमारा किस शेप में हो जाएगा, तो ये हमारा जो ट्री शेप है उसमें हमारा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि ये हमारा किस शेप में हो जाएगा, तो ये हमारा ट्री प्रणाली यानी कि ट्री सिस्टम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, जो 69 नंबर क्वेश्चन है ये है हमारे पास। LED की श्रृंखला में इस बात की पुष्टि की जाती है कि कोई LED खुला परिपथ बना रही है। दोषपूर्ण LED का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा मीटर सबसे उपयुक्त रहता है। जो हमारी जो LED है, LED अगर वो ख़राब हो चुकी है, जो यानी कि दोषपूर्ण हो चुकी है, तो उसका पता लगाने के लिए सबसे जो अच्छा मीटर होता है वो कौन सा होता है, तो डिजिटल मल्टीमीटर, मेगर, लाइट मीटर या फिर स्ट्रोबोस्कोपिक। तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है हमारे पास, डिजिटल मल्टीमीटर होता है, जिसमें हम क्या करके चेक कर सकते हैं, तो इसमें हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करके हम ये चेक कर सकते हैं कि LED जो है हमारी वो सही है या ख़राब है। तो इससे हम जो डिजिटल मल्टीमीटर से हम LED को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारे पास जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है, तो इसमें अगर बात करते हैं रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें अगर बात करते हैं रेजोल्यूशन, तो इसमें जो रेजोल्यूशन के दो फार्मूला होते हैं डिजिटल मल्टीमीटर में। तो एक तो होता है हमारे पास जो फुल स्केल रीडिंग, यानी कि जिसे हम पाठ्यांक कहते हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, पाठ्यांक बटा हो जाएगा हमारे पास पठन परास, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे पाठ्यांक को बोलते हैं फुल स्केल रीडिंग बटे में हो जाएगा जो पठन परास होता है, रीड आउट रेंज बोलते हैं। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1/10n। ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं रेजोल्यूशन को निकालने के लिए, जहाँ पे n जो होता है हमारे पास, ये n क्या होता है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होती है। अगर हमें क्वेश्चन में पूर्ण संख्या दी गई है और रेजोल्यूशन पूछा गया है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पॉइंटों में वैल्यू दी गई है और हम डिजिटल मल्टीमीटर का हमें फिर रेजोल्यूशन पूछा गया है, तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये आप दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, इससे भी एग्जाम में जो UPPCL में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास कि जो हमको 8 ओम और 12 ओम, 8 ओम और 22 ओम एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। उपरोक्त परिपथ में हमें कुल जो पावर है वो 70 वाट दी गई है। तो इसमें अननोन प्रतिरोध जो R है, ये R है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें R की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम जो है
वो यहाँ पे जूम कर लेते हैं ताकि हमें सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों प्रतिरोध है इसका क्या कर लेंगे, हम समांतर निकाल लेंगे। तो दोनों का समांतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों का गुणा यानी कि 12 × 8/12 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20। इन दोनों का समांतर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 96/20। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो 4.8 ओम जो है हमारे पास इन दोनों का संयुक्त रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इन दोनों का जो कंबाइन रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारे पास, 4.8 ओम आ गया। आपको यह अब याद रखना है क्योंकि आगे इसका यूज़ करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में हमें जो है पावर दी गई है। आप यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल पावर जो है वो कितनी दी गई, 70 वाट दी गई है। अब हम इसी का यूज़ करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने जो टोटल जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल लिया। अब हमें पता है जो P बराबर क्या होता है हमारे पास, P बराबर क्या होता है, V × I होता है। तो हम यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें जो पावर है वो कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 70 वाट दी गई है। वोल्टेज कितना है आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, 22 वोल्ट है। तो यहाँ पे इस सर्किट में हम करंट निकाल सकते हैं। तो ये जो करंट है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो इसकी करंट आ जाएगी। तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो करंट निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो काटेंगे तो 2 से काटा तो 11 और इसे काटा तो 35, यानी कि जो करंट है वो कितनी आ जाएगी, 35/11 एम्पियर हमारे पास यहाँ पे करंट निकल के आएगी। तो यहाँ पे ये जो करंट आई है, कौन सी वाली करंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो करंट आई है, यहाँ पे जो करंट जा रही है इसमें वो कितनी जा रही है, जो आई है वो कितनी जा रही है, 35/11 एम्पियर हमारे पास इसमें करंट जा रही है। अब हमने क्या किया कि यहाँ और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आया था वो कितना आया था हमारे पास, तो वो आया था 4.8। वो यहाँ पे लिख लेते हैं, वो कितना आया था 4.8 ओम। अब हमारे पास नॉर्मल सिंपल सा सर्किट बन चुका है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, V/I होता है। बस इसी का यूज़ करेंगे। तो इस सर्किट में R क्या है, तो एक तो हमारे पास ये वाला R है, तो R प्लस एक क्या है हमारे पास 4.8 बराबर वोल्टेज कितना हमारे पास 22, और जो करंट है हमारे पास वो कितनी है 35/11। बस इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा R प्लस 4.8 बराबर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6.91 आ जाएगा। R बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 6.91 में से हम घटा देंगे किसे 4.8 को, तो R की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी 2.11 ओम हमारे पास यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2.11 ओम हमको कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है जी, इसमें हमें क्या दिया 2.11 ओम, यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 71 है, उच्चतम प्रदीप्ति घनत्व परास के लिए निम्न के लिए कौन से कार्यों और क्रियाकलापों की अनुशंसा की जाती है। तो ये उच्चतम जो प्रदीप्ति घनत्व परास है उसके लिए जो किया जाता है हमारे पास कार्य और क्रियाकलापों की अनुशंसा की जाती है, तो वो किसकी की जाती है, तो वर्ण सुमेलन की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न दिए गए 2 कथनों को पढ़ें और MG सेट जो मोटर और जनरेटर सेट है उसके लिए सही विकल्प का चयन करें, हमें सही बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, इंडक्शन मोटर जनरेटर सेट उत्क्रमणीय नहीं होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल। क्या होता है, रिवर्सिबल। तो नहीं होता है, तो यानी कि रिवर्सिबल नहीं होता है, ये तो हमारा सही कह रहा है। कैसे नहीं होता है कि देखो मैं आपको और ऑप्शन पहले बी पढ़ लेते हैं कि उच्च लोड पर यानी कि हाई लोड पर सिंक्रोनस मोटर जनरेटर सेट सिंक्रोनिज्म से बाहर आ जाता है, तो ये भी हमारे पास सही कह रहा है। यानी कि जो रिवर्सिबल जो होता है वो कैसे नहीं होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है। जो हम जो DC में बात करते हैं वॉर्ड लियोनार्ड मेथड आपने पढ़ा होगा स्पीड कंट्रोल का, तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये कुछ इस प्रकार से 3 फेस गए, यहाँ से हमने तीन जो हमने यहाँ से 3 सप्लाई ले लिए। यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे हमने मोटर बनाई। जो कौन सी मोटर होती है, नॉर्मली इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन में भी कौन सी होती है, स्क्वायरल केज होती है। इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो जनरेटर है उस जनरेटर को घुमाते हैं, ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग, और ये जनरेटर का जो
ये क्या हो जाएंगे, जनरेटर के यहाँ पे टर्मिनल हो जाएंगे जहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्सिबल नहीं, उत्क्रमणीय नहीं होता है, यानी कि ये कह रहा है कि हम इस इंडक्शन मोटर से इस जनरेटर को घुमा रहे थे, तो ये कह रहा है कि इस जनरेटर के द्वारा इस मोटर को घुमाया जा सकता है क्या। यानी कि ये हमारे पास, ये जब हमने क्या किया कि इस इंडक्शन मोटर पे हमने एसी सप्लाई दिया, यानी कि एसी को हमने जनरेटर, एसी से हमने किसको, जनरेटर को घुमाया, और जनरेटर ने हमें क्या दे दिया, डीसी दे दिया। तो हम क्या इस डीसी से हम मोटर को घुमा करके एसी प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं। यानी कि हमारी ये प्रोसेस तो हो जाती है, यानी कि एसी टू डीसी तो हो जाता है, यानी कि ये तो हमारी हो जाती है, लेकिन जो डीसी से एसी में जो परिवर्तन है, यानी कि ये उल्टा जो है ये नहीं कर सकता है, ये क्या है, नहीं कर सकता है, यानी कि ये उत्क्रमणीय नहीं होता है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ये हमारा सही कह रहा है। और जो ऑप्शन जो हमारा बी पॉइंट तक है, जो अगर हमने इसे सिंक्रोनस गति से ऊपर चला है तो इस सिंक्रोनिज्म से बाहर आ जाएंगे दोनों हमारे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों कथन है वो क्या है, दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर बात करते हैं, जब हम इस एम जी सेट की बात करते हैं, जो मोटर जो जनरेटर सेट है, जो इसकी एफिशिएंसी होती है, अधिकतम दक्षता होती है, तो इसकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है, मात्र 50 से लेकर के 60% तक इसकी मैक्सिमम दक्षता होती है, किसकी, इस मोटर जनरेटर सेट की होती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, चल कुंडली यंत्र द्वारा एसी वोल्टेज को क्यों नहीं मापा जाता है। मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया हमारे पास, जिस ये बात कर रहा है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम एसी वोल्टेज को क्यों नहीं मेज़र करते हैं, क्योंकि हमारा जो पीएमएमसी होता है ये किसे मेज़र करता है, तो ये ओनली डीसी को ही मेज़र करने के लिए उपयोग में किया जाता है। और इसमें जो बात करते हैं कि जो डैम्पिंग कौन सी यूज़ होती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, तो इसमें कौन सी डैम्पिंग का यूज़ किया जाता है, तो एडी करंट डैम्पिंग का, इसमें एडी करंट जो डैम्पिंग है उसका हम इसमें यूज़ करते हैं। इसका जो टॉर्क टू वेट रेशो की बात करते हैं, यानी कि टॉर्क टू वेट रेशो, तो ये भी क्या होता है, इसका हाई होता है, टॉर्क टू वेट रेशो भी क्या होता है, हाई होता है। उसके अलावा इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है, जिसे हम टी बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NBAI, ये इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है। उसके अलावा इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के द्वारा इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क का जो है प्रोवाइड, यानी कि प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थी। अब ये क्या करता है, ओनली डीसी सप्लाई पर ही काम करता है, और डीसी का मतलब वो क्या होता है, पोलैरिटी, यानी कि ध्रुवता। जो ध्रुवता होती है वो ये क्या होती है, ओनली डीसी सप्लाई में आती है। तो जो ध्रुवता होती है उस पर निर्भरता जो होती है, इसमें क्या होती है, इसकी जो निर्भरता होती है ध्रुवता पर निर्भरता होती है, यानी कि पोलैरिटी पर ये निर्भर करता है। इसी कारण से हम ये एसी को नहीं मेज़र कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन नंबर हम बी पढ़ेंगे कि पॉइंटर का जो विक्षेप है वो आपूर्ति की ध्रुवता पर निर्भर करता है, यानी कि ध्रुवता का मतलब किस पे, पोलैरिटी जो होता है उस पे निर्भर करता है। इसी कारण से एसी को नहीं मेज़र करता है, यानी कि ओनली इसी कारण ये डीसी को मेज़र करता है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 74 आता है हमारे पास, सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर वो क्या हो सकता है। तो सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, तो हम सिंक्रोनस मोटर में हमारे पास 3 तरह के पावर फैक्टर हो सकते हैं। आपने सिंक्रोनस मोटर का जो वी कर्व होता है, जो यहाँ पे तो ये किस किस के बीच खींचा जाता है वी कर्व, फील्ड करंट, और यहाँ पे होती है हमारे पास आर्मेचर करंट। ये जो खींचा जाता है हमारे पास, ये कुछ इस तरह से फील्ड करंट, ये हमारे पास कुछ वी कर्व बनता है सिंक्रोनस मोटर का। और ये क्या होता है हमारे पास बीच में नॉर्मल एक्साइटेशन। अगर हम इस साइड की बात करते हैं, तो इस साइड तो क्या होता है हमारा अंडर एक्साइटेड की कंडीशन होती है, और यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है मोटर के लिए, लेगिंग होता है। और इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर एक्साइटेड की कंडीशन होती है, और पावर जो फैक्टर जो होता है ये क्या होता है हमारे पास, लीडिंग होता है। और ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या होती है हमारे पास, नॉर्मली एक्साइटेड, यानी कि सामान्यतः एक्साइटेड होती है। और इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो यहाँ पे कितना होता है, यूनिटी होता है। तो जो हमारी इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर है तीनों पावर फैक्टर पे काम कर सकती है। कौन कौन सा, तो ये हमारा हो जाएगा लेगिंग पे, यानी कि पश्चिगामी, यूनिटी यानी कि एकांक, और लीडिंग यानी कि अग्रगामी, यानी कि तीनों ही पावर फैक्टर पे काम कर सकती है। और इसी सिंक्रोनस मोटर में बात करते हैं हम जो हमारा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा वी कर्व, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उल्टा वी कर्व। तो ये किस किस के बीच बनाया जाता है, तो ये हमारा बनाया जाता है जो कोस फाई यानी कि पावर फैक्टर वर्सेस किसके बीच में बनाया जाता है, तो ये हमारा फील्ड करंट के बीच में बनाया जाता है, यानी कि पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा था कौन से पावर फैक्टर पे वर्क करती है हमारी सिंक्रोनस मोटर, तो ये पश्चिगामी
यूनिटी और अग्रगामी तीनों पे ही क्या करती है, हमारी काम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 आता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस प्रकार इसकी आर्मेचर वाइंडिंग, जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आउटपुट वोल्टेज V हो जाएगा, यहाँ पे इसकी करंट I हो जाएगी, ये RA हो जाएगा और EG हो जाएगा। और यहाँ पे इसको एक्साइटेड करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं VF। यहाँ पे इसका वोल्टेज हो जाएगा, इसमें करंट IF हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या हो सकता है। तो उत्तेजित वोल्टेज या उत्तेजित धारा, यानी कि आप देखें यहाँ पे जो हमने अलग से क्या लगाया है, उत्तेजित धारा और उत्तेजित वोल्टेज, तो ये क्या होता है, दोनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तेजित धारा और उत्तेजित वोल्टेज दोनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 76 आता है कि अर्थिंग की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। यानी कि अर्थिंग की जो हमें आवश्यकता होती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, यानी कि हमें कारण नहीं है बताना है। तो कौन सा एक कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास, अवांछित पथ के माध्यम से भूसंपर्क शरण धारा के कारण आग से जोखिम से बचाना, ये तो हमारा कारण होता है। मानव शरीर को बिजली के झटके से बचाना, बिल्कुल। और सभी उपकरणों को आकाशीय बिजली से बचाना, और मुहर्रम का मतलब सर्ज से बचाना, ये भी हमारा कारण है। और मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, तो ये हमारा कारण नहीं है, क्योंकि हमें अर्थिंग की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है ये पूछा है। तो कारण क्या नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। ये हमारा कोई कारण नहीं होता, हमें मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाना नहीं होता, हमें इसका करना होता है, कम करना होता है। तो यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है लेकिन हमें कम करना होता है। तो ये हमारा यहाँ पे जो कारण नहीं है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो प्रतिरोधकता जो कम करते हैं, तो कम करने के लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम ज़मीन में पानी, नमक और चारकोल, किस किस का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, नमक का यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं, हम चारकोल का यूज़ करते हैं। चारकोल प्रतिरोध को कम करने के लिए, और ये बढ़ाने के लिए कह रहा था, ये हमारा गलत हो जाएगा। और जो हम जो घर होता है, ये जो हमारा घर होता है, घर से जो अर्थिंग होता है वो उसे कितनी दूरी पे करते हैं, तो 1.5 मीटर की दूरी पर करते हैं, यानी कि 1.5 मीटर की दूरी पे हम जो अर्थिंग को लगाते हैं। उसके अलावा और कुछ पॉइंट की अगर बात करूँ, जो घरेलू अर्थिंग होती है उसमें, अगर जो हमारी घरेलू अर्थिंग होती है, कौन सी घरेलू, उसमें जो हम GI के पाइप का यूज़ करते हैं, तो कितने SWG का होना चाहिए। जो GI का पाइप है वो हमारा 14 SWG का होना चाहिए। और अगर बात करते हैं हम कॉपर के वायर की, तो जो हमारे पास जो कॉपर का वायर है ये हमारे पास 16 SWG का होना चाहिए। और ये बात कर रहा हूँ मैं घर में जो हम अर्थिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हम जो अर्थ का जो रजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो कितना होना चाहिए, अर्थ का रजिस्टेंस, जो मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो जो अर्थ का जो रजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो अर्थ का जो रजिस्टेंस है, अर्थ का प्रतिरोध, वो आइडियली कंडीशन में तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि 0 ओम होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम 1 ओम मान सकते हैं, लेकिन जो आदर्श कंडीशन है उस केस में तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 ओम होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कहीं पे हमारे पास अगर पथरीली ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, यानी कि पथरीली है, यानी कि जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, तो उस जगह पे जो अर्थ का रजिस्टेंस है वो कितने ओम तक चल जाएगा, तो वो हो जाएगा वहाँ पे 8 ओम से कम होना चाहिए। और अगर बात करते हैं जो कि अगर हम नॉर्मल अर्थिंग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कौन सा नॉर्मल, तो नॉर्मली हमारे पास जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 5 ओम से कम होना चाहिए। उसके अलावा जो हम जहाँ पे हम डबल अर्थिंग यूज़ करते हैं, कौन सी डबल अर्थिंग का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये 5 मीटर कहाँ पे होती है, जहाँ पे डबल अर्थिंग का यूज़ करते हैं, तो उन डबल अर्थिंग में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको अर्थिंग से रिलेटेड याद रखनी है, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है बार बार। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पादित चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड उत्पादित
फ्लक्स की सहायता करता है तो जनरेटर क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास क्या होता है, दो वाइंडिंग होती है, एक होती है सीरीज़ वाइंडिंग, एक होती है हमारे पास शंट वाइंडिंग। अगर दोनों के द्वारा जो फ्लक्स होता है वो क्या कर रहा है, अगर दोनों के द्वारा जो फ्लक्स है वो सपोर्ट करें, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास जो फ्लक्स की दिशा होगी ये किसकी होगी, फाई AC की होगी, यानी कि सीरीज वाइंडिंग की। और जो दूसरा फ्लक्स होता है जो शंट वाइंडिंग का हो गया, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों की दिशा एक ही है, तो इसे तो हम क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों की क्या करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करता हूँ कि दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, यानी कि हमारा जो फाई SE जो है सीरीज़ वाइंडिंग का, अगर हमारा इस डायरेक्शन में है और फाई SH जो है हमारा जो शंट वाइंडिंग का वो अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास जो कौन सी मोटर हो जाती है, तो ये हो जाती है हमारे पास जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, यानी कि ये हो जाती है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हो जाती है अगर ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं तो। अब चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि जब एक डाइइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत को AC वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ द्वारा विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है, तो इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, यानी कि जो परावैद्युत के द्वारा जो ऊर्जा अवशोषित की जाती है उस विद्युत के के कारण जो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक में जो हानि होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, परावैद्युत हानि कहते हैं। यानी कि जो डाइइलेक्ट्रिक जो होता है हमारा, जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है डाइइलेक्ट्रिक के द्वारा, उसके कारण, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये कोई कैपेसिटर हो गया, तो इसमें क्या हो गया हमारे पास ये माइनस ये हो गया और ये क्या हो गया प्लस प्लस हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ डाइइलेक्ट्रिक भरा होता है। तो इस डाइइलेक्ट्रिक के जो द्वारा जो क्या होता है हमारे पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब भी की जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, जो इसमें जो यूज़ की जाती है, तो इसे कहते हैं परावैद्युतांक हानि कहते हैं, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 79 क्वेश्चन है, जब पीली LED लाइट चालू यानी ऑन होती है और स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर में फ्लैश करती है तो यह क्या इंगित करेगी। रेगुलेटर सुरक्षा स्थिति में नहीं, निवेश वोल्टता और निर्गत वोल्टता सामान्य, रेगुलेटर कार्य कर रहा है नहीं, स्वचालित वोल्टेज नियंत्रक खराब है यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर खराब है, ये भी नहीं होगा, यानी कि रेगुलेटर विलंब स्थिति में है और आउटपुट में विलंब होगा। यानी कि अगर रेगुलेटर में अगर हमारा डिले होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, डिले से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आता है कि सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की बात कर रहा है का कार्य शंट चुंबकीय द्वारा उत्पादित फ्लक्स को अनुप्रयुक्त वोल्टता के साथ बिल्कुल समकोणता पे यानी क्वाड्रेचर में होना चाहिए। समकोणता का मतलब हो गया कि जो चुंबकीय फ्लक्स द्वारा उत्पादित जो फ्लक्स है और जो वोल्टेज है दोनों के बीच में कितने 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और जो 90 डिग्री का एंगल है इसे बनाने का काम कौन करता है, तो ये करता है हमारे पास कॉपर शेडिंग रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपने भी पढ़ा होगा कि इसे मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉपर शेडिंग ये जो एंगल है ये किस प्रकार बनता है। तो आप जो इसका जो एनर्जी मीटर है इसका कुछ शेप इस प्रकार से बनता है, ये क्या होता है कुछ इसका ई टाइप की शेप होती है। यहाँ पे क्या होता है हम कुछ ये शेडिंग रिंग लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कॉपर शेडिंग रिंग बोलते हैं, या तो हम रिंग कह देते हैं या फिर बैंड भी कह सकते हैं। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो जो हमारा एनर्जी मीटर होता है उसमें एक जो लेगिंग कंपनसेशन होता है, कौन सा कंपनसेशन होता है, तो इसमें एक कंपनसेशन होता है लेगिंग कंपनसेशन, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं पावर फैक्टर कंपनसेशन, क्या कहते हैं हम इसे पावर फैक्टर कंपनसेशन। तो इस कंपनसेशन क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें जो वोल्टेज और फ्लक्स के बीच में क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो ये जो हमारा एंगल अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा लेगिंग पावर फैक्टर कंपनसेशन होगा, या फिर लेगिंग कंपनसेशन होगा या पावर फैक्टर कंपनसेशन होगा। इसी को दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कि कॉपर की शेडिंग रिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है इसमें जो शंट चुंबक जो होती है उसके द्वारा जो उत्पादित जो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो, और जो हमारा जो वोल्टेज है दोनों के बीच में जो
90 डिग्री का एंगल लाना यानी कि लेगिंग कंपनसेशन या पावर फैक्टर कंपनसेशन होता है, उसे हमें दूर करना है यानी कि उसे हटाना है। तो उसे हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो कॉपर शेडिंग रिंग का यूज़ करेंगे या फिर कॉपर शेडिंग बैंड का यूज़ करेंगे। रिंग भी बोल सकते हैं और बैंड भी बोल सकते हैं। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 81 नंबर क्वेश्चन है। 40 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न कितने हैं, 400 हैं, और सेकेंडरी में कितने टर्न हैं, तो 100 टर्न है। प्राइमरी का वोल्टेज है हमारे पास 4440 वोल्ट, 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संबंध है। अधिकतम फ्लक्स का मान हमें बताना है कि अधिकतम फ्लक्स का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो जनरली फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आपको ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन पता होगी। वो क्या होता है कि ई बराबर क्या होता है 4.44 एफ फाई एम इंटू N1 होता है। बस हमको इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमें फाई एम की वैल्यू निकालनी है। तो फाई एम की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई बटा 4.44 एफ और N1 हो जाएगा। तो हमें इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई बराबर ई जो है हमें कितना दिया हुआ है, तो ई हमें ये दिया हुआ है, जो ई जो दिया हुआ है हमें ये कितना दिया हुआ है 4440 वोल्ट। तो 440 ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 4.44 एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज दी हुई है, इंटू 50 इंटू जो प्राइमरी के टर्न है हमारे पास, जो प्राइमरी में फेरे हैं वो कितने हैं 400 है, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फाई एम की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 0.05 वेबर। इसे सोल्व करने पे वैल्यू निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 ये किस वोल्टेज बैंड पर नियॉन हेड टेस्टर कार्य करता है। जो नियॉन टेस्टर की बात करते हैं, नियॉन टेस्टर की बात करें या फिर हम इसी को क्या कहते हैं फेज टेस्टर भी कहते हैं, फेज टेस्टर भी कहते हैं। और ये जो होता है ये हमारा किस पे यूज़ करते हैं, हम सिंगल फेज सप्लाई पे यूज़ करते हैं, या हम 3 फेज सप्लाई पे भी यूज़ करेंगे। तो 3 फेज में भी हम क्या करते हैं, तो 3 फेज होते हैं आर वाई बी, तो वहाँ भी हम एक एक फेज का ही यूज़ करते हैं, यानी कि तीनों फेज पे एक साथ तो चेक नहीं करते, तो वहाँ भी यूज़ करते हैं मतलब वहाँ भी एक एक फेज़ में ही यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा सिंगल फेज़ का वोल्टेज की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कितनी होती है 250 वोल्ट होती है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 100 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक ये हमारा क्या करता है हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर हमसे करंट पूछी जाती है कि इसमें जो करंट होती है नियॉन टेस्टर में जो करंट होती है जनरली सामान्यतः इसमें जो करंट होती है वो तो कितनी होती है, तो ये होती है हमारे पास इसमें सामान्यतः करंट 300 माइक्रो एम्पियर इसमें करंट होती है। कितनी होती है, तो इसमें जनरली जो करंट होती है वो होती है हमारे पास 300 माइक्रो एम्पियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है इंसुलेशन सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म वांछनीय नहीं है। यानी कि इंसुलेशन का मतलब होगा जो इंसुलेटर होते हैं हमारे, जो इंसुलेटर होते हैं उसमें हमारा कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक समान श्यानता ये हमारा होना चाहिए। न्यूनतम तापीय प्रसार यानी कि जो हमारा तापमान है उसमें क्या उसके कारण जो होता है उस इंसुलेटर में बहुत कम परिवर्तन आना चाहिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्न परावैद्युतांक सामर्थ्य, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो परावैद्युतांक सामर्थ्य है वो क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गलत पूछा है। तो क्या हो जाएगा सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और आर्कन के संपर्क में आने पर गैर प्रज्वलित तो होना चाहिए, यानी कि जब जो हमारा इंसुलेटर के जब कांटेक्ट में यानी कि इसके संपर्क में जब आर्क आती है तो ये हमारा क्या होना चाहिए जो आर्क जो है ये प्रज्वलित नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें आग नहीं लगनी चाहिए। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा कि इंसुलेटर जब किसी भी आर्क के संपर्क में आता है तो उसमें आग नहीं लगनी चाहिए। तो ये भी हमारा सही बोल रहा है। तो जो गलत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा सही आंसर है, जो कि हमें क्योंकि हमारा नहीं पूछा है तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है डीसी जनरेटर आर्मेचर लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पैरेलल पाथ होते हैं। तो यहाँ पे लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है लैप वाइंडिंग। तो लैप में क्या होता है ए बराबर पी होता है, यानी जितने नंबर ऑफ पोल
जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं हमारे पास पोल होते हैं, उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं हमारे पास पैरेलल पाथ होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जितने ध्रुवों की संख्या के बराबर ही क्या होते हैं समांतर पथ होते हैं, यानी कि ए बराबर क्या होता है हमारा बी होता है। और लैप वाइंडिंग जो होता है इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, तो इसका जो उपयोग करते हैं हम, तो वो करते हैं हम किसके लिए, हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और इसी के अलावा एक दूसरी वाइंडिंग और होती है जिसे हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो उसमें वेव वाइंडिंग जो होती है, कौन सी वेव, तो उसमें जो समांतर पाथ होते हैं वो कितने होते हैं, ए बराबर 2 होते हैं। और उसका जो उपयोग किया जाता है वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन निकल के आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय सामग्री निश्चित क्रांतिक तापमान के नीचे दीर्घ परास चुंबकीय क्रम में लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डर को प्रदर्शित करती है। किसके नीचे, तो निश्चित क्रांतिक तापमान के नीचे, ये आपको याद रखना है। निश्चित यानी कि एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे आने के बाद जो है कौन सी वो धातु है जो लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डर को प्रदर्शित करती है। तो ये कौन सी होती है हमारे पास, डाया मैग्नेटिक होती है। क्या होता है हमारे पास, डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और इसी डाया मैग्नेटिक मटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अनुचुंबकीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 86 आता है, वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल विधि में डीसी मोटर की गति किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉर्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वॉर्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल जो होता है इसमें इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो ये भी हम किसे कहते हैं, तो ये भी हम वॉर्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड को ही कहते हैं। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो हमारे पास जो इसके द्वारा जो आर्मेचर का जो वोल्टेज है, उसे कंट्रोल किया जाता है, यानी कि आर्मेचर के वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसके आर्मेचर में परिवर्तनीय वोल्टेज देने पर, यानी कि इसको क्या कहते हैं, वे आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। और इसके द्वारा आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉर्ड लियोनार्ड विधि में डीसी मोटर की स्पीड को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसके आर्मेचर में परिवर्तनीय वोल्टेज देने से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करता हूँ मैं वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड की, तो इसमें जो स्पीड कंट्रोल होता है, इसमें स्पीड कंट्रोल हमें क्या होता है कि जो बेस गति होती है, क्या होता है ये हमारी क्या होती है कि इसमें कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इसका डायग्राम बनता है। तो ये जो होती है हमारे पास, ये क्या होती है हमारे पास बेस गति होती है। क्या होती है, बेस गति। अगर इससे हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा बेस से ऊपर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस गति से कम पे हो जाएगा। जो बेस गति से ऊपर जो होता है, तो इसमें तो हमारा कौन सा मेथड होता है, तो इसमें हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है। और जो बेस गति से कम पे होता है ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है। तो इसमें जो ये गति में जो परिवर्तन है वो हम यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि गति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने के कारण जो इसका स्पीड रेगुलेशन होता है, यानी कि जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो भी क्या होता है, बहुत पुअर होता है, यानी कि बेकार होता है। और अगर ये एक बात इसमें जो डिसएडवांटेज की बात करते हैं वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड में, तो इसका जो नुकसान जो है वो ये होता है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट जो होती है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है हमें, एक मोटर और जनरेटर, एक एमजी सेट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मोटर जनरेटर सेट की आवश्यकता होने के कारण यानी कि इसका जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो जाता है, और इसकी जो दक्षता है वो कम हो जाती है। कब कम हो जाती है, जब लोड कम होता है, यानी कि इसका जो अच्छी दक्षता मिलती है वो हमें ज़्यादा लोड पर ही मिलती है। तो ये इसके 3 यहाँ पे क्या हो गया, डिसएडवांटेज भी हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, परिपथ से गुजरने वाली धारा आई दी हुई है, हमें ये इसका आरएमएस मान बताना है। आरएमएस मान क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि वी आरएमएस बराबर क्या होता है, VM/√2 होता है। और Vm की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Vm sin ω/t। तो जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई इससे तुलना करेंगे, तो यहाँ पे Vm की जगह क्या आ जाएगा, 141/√2
141.4/√2 आ जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें जो यहाँ पे RMS वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 वोल्ट मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना प्रभाव के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि सत्य नहीं है यानी कि हमें गलत बताना है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एक एक लाइन को, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए जाना है और हमें गलत बताना है, यहाँ पे सही नहीं बताना है। यानी कि हमें क्या बताना है, गलत बताना है। आपको ये ध्यान रखना है और फिर ऑप्शन को पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर जो हम पहला पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि साफ मौसम की तुलना में तूफ़ानी जो मौसम होता है इसमें आयनों की संख्या सामान्य से अधिक होती है और इस प्रकार का जो कोरोना होता है वो बहुत लो वोल्टेज पर भी विघटित हो जाता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो हमारा जो स्टॉर्मी वेदर कंडीशन होता है, यानी कि जब तूफ़ानी मौसम होता है उसमें क्या होता है, आयंस जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और आयंस की संख्या ज़्यादा होने इसके कारण जो हमारा जो वोल्टेज होता है जिस पे कोरोना बनना स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारा जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। तो ये हमारा सही कह रहा है। ऑप्शन बी है कि ठोस चालक की सतह अनियमित होती है और इसलिए स्टैंडर्ड चालक की तुलना में अधिक कोरोना होता है। ये हमारा गलत कह रहा है। गलत कैसे है कि जो हमारा जो सॉलिड कंडक्टर होता है इसमें क्या होता है, इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। सॉलिड की जो सतह होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। इस कारण इसमें जो कोरोना होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जो हमारा स्ट्रैंडेड होता है, क्या होता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, इसकी जो सतह होती है वो क्या होती है, खुरदरी होती है और इस कारण इसमें जो कोरोना होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी आप पढ़िए कि ठोस की चालक की सतह अनियमित होती है, यानी कि खुरदुरी होती है। अनियमित का मतलब हो गया खुरदुरी होती है। नहीं, खुरदुरी नहीं होती है। हमारी जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, जो इसकी जो सतह होती है वो एक समान होती है और इसलिए स्टैंडर्ड की तुलना में कोरोना अधिक उत्पन्न होता है। नहीं, जो ठोस में हमारा कोरोना कम होता है। तो ये हमको गलत बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस लैंप का ल्यूमेन पर वोट की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, हमारी दक्षता। तो ये कह रहा है कि ये जो लैंप है इनमें सबसे ज़्यादा दक्षता सबसे ज़्यादा कौन से लैंप की होगी। तो ऑप्शन है हेलोजन लैंप, ऑप्शन बी फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन सी है लो प्रेशर सोडियम लैंप और ऑप्शन डी है इनकेंडेसेंट लैंप। तो इन चारों लैंप में अगर हम कंपेयर करके देखें तो सबसे कम जो दक्षता निकल के आती है वो किसके निकल के आती है, लो प्रेशर सोडियम लैंप की निकल के आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, जब कंपास को स्वतंत्र रूप से समतल प्लेन में लटकाया जाता है तो यह पृथ्वी के सतह के समांतर नहीं होता है बल्कि ये क्षैतिज के साथ एक कोण बनाता है। इस कोण को क्या कहते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा क्षैतिज हो गया और ये क्या हो गया, हमारा कुछ इस प्रकार से हमारी मैग्नेट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से हमारी जो होती है ये मैग्नेट होती है। इसमें नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल, ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल जिसे हम थीटा मान सकते हैं, जो भी फाई मानना है, ये जो एंगल बनता है इस एंगल को क्या कहते हैं। तो इस एंगल को बोला जाता है डिप एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ये जो एंगल है इसे बोला जाता है डिप एंगल बोला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे डिप एंगल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 आता है। क्वेश्चन नंबर 91 आता है हमारे पास, विद्युत धारा किसी परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत धारा विद्युत आवेश किसी परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। निम्नलिखित कथनों का संदर्भ लें और सही विकल्प का चयन करें। हमें सही विकल्प बताना है। तो आवेश ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। आवेश धनात्मक आवेश हो सकता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो आवेश जो हमारा वो धनात्मक आवेश हो सकता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहर जो बाहरी कक्षा होती है इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये जो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं हमारे, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, नहीं कोई भी आवेश नहीं होता है। और यही हमसे क्वेश्चन भी बोला है कि जो ऋणात्मक आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो ये हमारा सही है। और आवेश जो होता है वो धनात्मक आवेश हो सकता है जिसमें प्रोटॉन और धनात्मक आयन शामिल है, तो दोनों ही हो सकते हैं। तो ये हमारे दोनों ही जो कथन है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन पे जो आवेश होता है, हमारा आवेश होता है वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो हमारा जो प्रोटॉन होता है, क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है इस पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, इस पे क्या होता है, हमारा आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। ये किस में होता है, प्लस में होता है, बस इतना सा अंतर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 92। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा कि उभयनिष्ठ संग्राहक यानी कि कॉमन कलेक्टर, किसकी बात कर रहा है, कॉमन कलेक्टर की बात कर रहा है, बीजेटी के लिए निवेश प्रतिबाधा और निर्गत प्रतिबाधा क्या होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ जिससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक तो बनता है हमारे पास कॉमन बेस, एक बनता है हमारे पास कॉमन इमीटर, और एक बनता है हमारे पास कॉमन कलेक्टर। तो इन तीनों के लिए यहाँ पे तो हो जाएगी हमारे पास इनपुट प्रतिबाधा, जिसे इम्पीडेंस लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, प्रतिबाधा को जेड से लिख दिया। तो जो सबसे कम प्रतिबाधा होती है इसके लिए जो इनपुट यानी कि जो इनपुट निवेशित प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, कॉमन बेस के लिए वो सबसे लो होती है। और कॉमन इमीटर के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होती है, मीडियम होती है। और जो कॉमन कलेक्टर है इसके लिए क्या होती है, हाई होती है। उसी पे अगर बात करते हैं जो हमारी आउटपुट इम्पीडेंस है, कौन सा आउटपुट इम्पीडेंस है, जिसे हिंदी में इम्पीडेंस को जेड से यानी कि जेड प्रतिबाधा बोलते हैं और आउटपुट को क्या बोलेंगे, निर्गत बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी जो कॉमन बेस के लिए जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है ये क्या होता है, हाई हो जाएगा। कॉमन इमीटर के लिए जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। और जो कॉमन कलेक्टर के लिए जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो उभयनिष्ठ संग्राहक जो होता है यानी कि कॉमन कलेक्टर होता है, जो कॉमन कलेक्टर की बात करें तो इसकी बात कर रहा है। जो कॉमन कलेक्टर होता है इसमें निवेशित प्रतिबाधा यानी कि इनपुट इम्पीडेंस और निर्गत प्रतिबाधा जो कि आउटपुट इम्पीडेंस क्या होते हैं, तो इनपुट तो हाई हो जाएगा और जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा। बस आपको यही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस किस में और आउटपुट इम्पीडेंस लो जो है वो किस में है। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो निवेशित प्रतिबाधा यानी उच्च तो हमारा ये हो गया, और जो निर्गत प्रतिबाधा हो जाएगी वो निम्न हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आता है कि जब डीसी जनरेटर के चुंबकीय उत्क्रमण यानी कि मैग्नेटिक रिवर्सल में वृद्धि होती है तो किस हानि में तेज़ी से वृद्धि होती है। यानी कि जब डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक रिवर्सल में वृद्धि होती है तो हमारे पास जो भंवर धारा हानियाँ होती है, जो एडी करंट लॉसेस होता है, इनमें क्या होता है, बहुत तेज़ गति से वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसमें हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है हम क्या करेंगे, इस नोड पे क्या लगा लेंगे, KCL लगाएंगे, किरचॉफ का करंट का नियम लगा लेंगे। जो कि क्या होता है कि ये होता है हमारे पास कि इस नोड पे आने वाली करंट, आने वाली जो धारा है वो किसके बराबर हो जाएगी, जाने वाली धारा के बराबर। इस नोड से जाने वाली धारा यानी कि इस नोड पे जो करंट आ रही है उस धारा और जो नोड से जो करंट धारा जा रही है उसके बराबर हो जाएगी। बस हमें इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नोड पे जो आने वाली धारा है, तो आने वाली धारा कौन कौन सी, आप यहाँ पे डायग्राम को देखिए। तो जो जहाँ पे डायग्राम को देखेंगे तो नोड पे आने वाली कौन कौन सी है,
तो नोड पे आने वाली जो धारा है वो एक तो I1 है, एक I2 है और एक I3, और जाने वाली कौन सी है तो I5 है और I4 है। ये यहाँ पे जाने वाली धाराएं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जाने वाली कौन सी है, I4 प्लस I5। तो हमें निकालना क्या है, I1 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I1 प्लस I2 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, हमें 15 दी हुई है, और I3 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, तो ये हमें 10 दी हुई है, बराबर I4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास 12 दी हुई है क्वेश्चन में, प्लस जो I5 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, हमें 20 दी हुई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे I1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, बराबर ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 32 माइनस 25। तो ये हमारे पास जो कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, I1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 एम्पियर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 95 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को परिभाषित नहीं करता है। तो पावर फैक्टर के जनरली 4 फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो पावर फैक्टर का जो पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एक तो होता है हमारे पास R/Z होता है, एक होता है हमारे पास किलोवाट अपॉन KVA होता है, या फिर एक होता है हमारे पास एक्टिव पावर। ये किलोवाट को ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर भी कहते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्टिव पावर बटा KVA को क्या बोलते हैं, अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर। और इसे हिंदी में बोलते हैं तो शायद इसे जो अपेरेंट पावर को शायद आभासी शक्ति कहते हैं, और एक्टिव पावर को यहाँ पे जो वॉटफुल जो शक्ति होती है वो इसे कहते हैं। और एक फार्मूला और होता है जो कोसाइन एंगल होता है, किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का क्या होता है, कोसाइन एंगल होता है। तो ये जो 4 फॉर्मूले ये हमारे पावर फैक्टर के होते हैं, R/Z किलोवाट अपॉन KVA, एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर, या फिर कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब हमें गलत बताना है कौन सी परिभाषा नहीं है, तो हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं और हम यहाँ से आंसर लगा लेंगे। तो जो पहला ऑप्शन कहता है कि शक्ति गुणक को वोल्टेज और धारा के बीच का कला कोण को कोसाइन एंगल के बीच में, यानी कि कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो ये तो हमारा होता है। ये कह रहा है शक्ति गुणक को वास्तविक शक्ति और आभासीय शक्ति, यानी कि मैंने अभी बताया था जो किलोवाट अपॉन KVA होता है, जो किलोवाट को क्या बोलते हैं, वास्तविक शक्ति, और KVA को आभासी शक्ति। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। शक्ति गुणांक को AC परिपथ में धारतीय प्रतिकार यानी कि X और प्रेरण जो धारती यानी कि XC और जो प्रेरण की प्रतिघात अपॉन XL, इससे प्रदर्शित किया जाना है। ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमें गलत बताना है। तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हम जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी प्रतिरोध R/Z जो होता है हमारा ये भी होता है। तो यहाँ हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे गलत आंसर, और गलत बताना है तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन से पदार्थ विद्युत मापन रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास जो 2 पदार्थ होते हैं, एक तो होता है मैग्नीन और एक होता है कॉन्स्टेंटन। तो दोनों का उपयोग क्या होता है हमारे पास, एज ए मल्टीप्लायर के रूप में करते हैं। यानी कि अगर बात मल्टीप्लायर के रूप में करते हैं, और मल्टीप्लायर का रूप जो मल्टीप्लायर है वो किस में यूज़ करते हैं, जब हमें वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी होती है। तो इस क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो वोल्ट मीटर होता है उसके सीरीज़ में, ये हमारे पास क्या हो गया वोल्ट मीटर, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, जिसे हम RAC कहते हैं, इसमें क्या करते हैं एक हाई वैल्यू का, ये क्या होता है एक हाई वैल्यू का क्या करते हैं एक रजिस्टेंस लगा देते हैं। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है हाई वैल्यू का रजिस्टेंस। हम कहाँ करते हैं, जो वोल्टेज होता है उसके सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लायर कहते हैं। और इस रजिस्टेंस को जो बनाते हैं वो 2 धातुओं से बना सकते हैं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। अगर बात करते हैं मैग्नीन की, तो मैग्नीन की तब बनाते हैं जब हम इसे DC के लिए यूज़ करते हैं, और जो कॉन्स्टेंटन की होती है उसे AC के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जो किन 2 धातुओं का यूज़ करते हैं, तो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे C इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, DC सीरीज़ मोटरों को किसके द्वारा चालू किया जाता है।
तो नॉर्मली हमारा डीसी सीरीज़ मोटर को किसके द्वारा चालू किया जाता है, तो 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है हमारे पास डीसी सीरीज़ मोटर के लिए। अगर बात करते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर की, तो 4 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है, डीसी शंट मोटर के लिए डीसी शंट मोटर के लिए यूज़ किया जाता है विद फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। और 3 पॉइंट जो स्टार्टर है वो यूज़ किया जाता है हमारे पास शंट एंड कंपाउंड मोटर जो होती है, कौन सी, कंपाउंड। तो कंपाउंड और शंट मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है और 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है शंट मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये किसके लिए, आर्मेचर सॉरी, ये 4 पॉइंट होता है ये हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड के साथ यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर की प्रचालन अवधि और फ्यूज़ की प्रचालन अवधि की सही तुलना है। तो ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर की प्रचालन अवधि जो फ्यूज़ की प्रचालन अवधि की तुलना में थोड़ी कम होती है, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर होता है पहले ऑपरेट करता है फ्यूज़ से, नहीं तो हमारा जो पहले हमारा फ्यूज़ ऑपरेट करता है और बाद में क्या करता है, सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो फ्यूज़ से ज़्यादा होता है, यानी कि फ्यूज़ की प्रचालन अवधि सर्किट ब्रेकर की प्रचालन अवधि की तुलना में थोड़ी कम होती है। हाँ बिल्कुल, कि फ्यूज़ जो होता है इसकी जो प्रचालन अवधि होती है वो कम होती है, वो कितनी होती है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, और जो सर्किट ब्रेकर होता है उसकी ज़्यादा होती है। तो जो फ्यूज़ होता है, यहाँ पे बात करते हैं हम फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ की जो प्रचालन अवधि जो होती है, कौन सी प्रचालन अवधि, यानी कि ऑपरेटिंग टाइम की बात करते हैं, तो इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.002 सेकेंड होता है। और यहाँ पे जो हमारा सर्किट ब्रेकर की जो प्रचालन अवधि होती है, किसकी, सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर के लिए जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.02 सेकेंड से लेकर के 0.02 सेकेंड से ये होता है हमारा 0.05 सेकेंड तक होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना है हमारे पास, 0.002 के बाद 2 सेकेंड, और ये 0.2 है, तो किसका ऑपरेटिंग टाइम कम हो जाएगा, तो फ्यूज़ का ऑपरेटिंग टाइम कम है, यानी कि जल्दी ऑपरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्यूज़ की प्रचालन अवधि होती है वो क्या होती है, सर्किट ब्रेकर की तुलना में क्या होती है, कम होती है, यानी कि जल्दी ऑपरेट कर जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ऊपर दिए गए चित्र में किस प्रकार का संकेत दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया कि जो काली बॉर्डर है, यानी कि जो बॉर्डर है इसकी वो कौन सी है, काले रंग की है, और अंदर कौन से पीले बैकग्राउंड पे कौन सा चित्र बना हुआ है, काले कलर का चित्र बना हुआ है। तो ये हमारा कौन सा चिन्ह होता है, तो ये हमारा वार्निंग साइन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चेतावनी। कौन सा साइन होता है, तो ये हमारा कौन सा होता है, चेतावनी साइन होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, चेतावनी साइन हो जाएगा। अगर बात करता हूँ निषेधात्मक साइन की, जो निषेधात्मक को बोलते हैं हम प्रोहिबिटेंट साइन होता है, तो इसमें क्या होता है, एक इसका जो आकार होता है वो वृत्त के जैसा आकार होता है। वृत्त के जैसा आकार मैं आपको यहाँ पे कलर का यूज़ करके बता देता हूँ कि जो निषेधात्मक साइन होता है इसमें क्या होता है कि जो वृत्त के जैसा आकार होता है इसमें बॉर्डर होती है वो कौन से कलर की होती है, तो लाल कलर का बॉर्डर होता है। उस लाल कलर के बॉर्डर के अंदर क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है वो तो वाइट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ब्लैक कलर होता है उसमें जो डायग्राम होते हैं उसको ब्लैक कलर से हम क्रॉस में बना देते हैं। जैसे कोई भी कहीं पे लिखा होता है सिगरेट पीना मना है, या फिर कोई भी जो प्रोहिबिशन वाले के जैसे रोड क्रॉस करना मना है, ऐसे हमारे कुछ साइन होते हैं जो निषेधात्मक साइन होते हैं, वो क्या होते हैं कि जिनका जो लाल कलर का बॉर्डर होता है, जिसमें वाइट बैकग्राउंड पे कौन से वाइट बैकग्राउंड पे लाल कलर के चित्र पे काले कलर से उसमें क्या एक आड़ी लाइन होती है, यानी कि क्रॉस बनाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक होता है हमारे पास अनिवार्य साइन, यानी कि जिसे हम कहते हैं मैंडेटरी साइन। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे बनाए जाते हैं, तो इसमें कौन सी पृष्ठभूमि होती है, तो इसमें हमारे पास जो पृष्ठभूमि होती है, यानी कि जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो नीला बैकग्राउंड होता है। कैसा बैकग्राउंड होता है, तो इसका जो पूरा बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, नीले कलर का इसका बैकग्राउंड होता है। इस नीले कलर के बैकग्राउंड पे क्या होता है, हमारे इस नीले कलर के बैकग्राउंड पे किस तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं, तो इसमें ना वाइट कलर के हमारे पास चित्र बनाए जाते हैं नीले बैकग्राउंड पे, तो ये हमारे पास अनिवार्य साइन होता है। तो यहाँ पे साइन की बात होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि आमतौर पर जो इस्तेमाल किए जाने वाला हमारे पास जो क्या होता है, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण किससे बनाए जाते हैं। तो जो जनरली हम जो उपकरण यूज़ करते हैं वो हमारे
पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पीवीसी से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अगले 50 क्वेश्चन। तो हमने इस वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 था इसमें हमने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। तो अब बाकी के जो इस पेपर के 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं 50-50 क्वेश्चन करके सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको देखने में भी आसानी हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और अगले 50 वीडियो में हम 50 क्वेश्चन का अगले वीडियो में सॉल्यूशन कर लेंगे और ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।